सर्वे भी है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। थोड़ा सा आपको वीडियो लाने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है बच्चों, कोई बात नहीं है, अब आपको वीडियो आगे समय पे मिलता रहेगा। इससे पहले हमने आपको संधि के बारे में बताया था। आपके पाठ्यक्रम में जो नए पाठ्यक्रम आपका आया है अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, जिसमें आपको बहुत सारा पाठ्यक्रम हटा दिया गया है, उसमें आपके संधि में सिर्फ आपकी विसर्ग संधि बची हुई थी और विसर्ग संधि में केवल 4 संधि हैं, जिसमें सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि और विसर्ग लोप संधि। ये सारी आपको हमने अच्छे से बताई। यदि नहीं देखी हैं आपने तो आप चैनल पे जाके ज़रूर देखें उनको, क्योंकि वो एकदम आसान तरीका से हमने बताई है, बहुत अच्छे से आप उसमें समझ पाओगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं समास। क्योंकि समास का छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके समास में एक समास आता है, यानी एक ही समास आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार बचा हुआ है और वो है अव्ययीभाव समास। तो चलिए आज हम समास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना किसी लंबी भूमिका के। बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। काफ़ी पेन निकाल के रख लीजिए, आराम से जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई दिक्कत आपकी रहती है, किसी भी तरह का प्रश्न रहता है तो टाइप कर दीजिए आपका सवाल, फटाफट आपको जवाब जरूर दिया जाएगा दोस्तों। तो अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके सबसे पहले। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं समास। सबसे पहले हम समझते हैं कि समास क्या है। दोस्तों आप समास के बारे में जानते होंगे, आपने हिंदी में समास पढ़ा होगा, तो आप समास के बारे में जो समझ रहे हैं उसी को आपको थोड़ा सा अपडेट करना है, उसी के आधार पर आपको समझना है। लेकिन हम सबसे पहले समास समझने के लिए हम पहले समास शब्द को समझेंगे, ठीक है। तो समास जो शब्द है उस शब्द की हम मान लो व्युत्पत्ति करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि समास शब्द के अंदर एक तो सम आपका उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग, और एक अस धातु है, यानी असु धातु से अस निकला, यानी अस धातु है, अस यानी होना होता है, और इसमें प्रत्यय लगता है घय प्रत्यय, ठीक है। इसमें आपके घय प्रत्यय लगा। अब घय प्रत्यय में से सिर्फ आपका अ बचता है, क्या बचता है अ, और घय प्रत्यय जिसमें भी लग जाता है वो आपका पुल्लिंग शब्द बन जाता है। ये नियम है, समझ रहे हो बात को। तो ये नियम है आपका। इसका मतलब हुआ कि जो समास शब्द है, समास है, ये पुल्लिंग शब्द है आपका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सम उपसर्ग हो गया, अस धातु हो गई और घय प्रत्यय हुआ जिसमें से अ बचा। इन सबको मिलाते हैं तो आपके सामने शब्द बनकर आता है। अब जो समास शब्द बना, बाद में इसमें आपकी विभक्ति करते हैं, यानी कि इसकी पद संज्ञा की जाती है, और बाद में आपका सु होकर के यहाँ पर विसर्ग आपको दिखाई देता है, तब लिखा है समास है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके केवल व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सम उपसर्ग हो गया, अस धातु हो गई और घय प्रत्यय हो गया, और आपका बन गया समास शब्द, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि वो जो समास शब्द है उसका अर्थ क्या होता है बच्चों, बताइए क्या अर्थ हुआ समास शब्द का। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम, यानी एकदम किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। कोई बड़ा शब्द है, बड़ी कोई मान लो पंक्ति है, उसको संक्षिप्त में लिखना, लेकिन संक्षिप्त में लिखते समय एक बात का ध्यान रखना, यानी उस प्रकार से हम संक्षिप्त में लिखेंगे कि उस पूरी पंक्ति का और जो संक्षिप्त में छोटा शब्द बनाया है उन दोनों में कोई अर्थ में अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे हमने कहा राम और मोहन और श्याम, तो हम इसको संक्षिप्त में यानी छोटा करके लिख सकते हैं राम मोहन श्याम, या राम श्याम मोहन। माता और पिता, तो हम लिख सकते हैं माता पिता, लिख सकते कि नहीं। हम लिखते हैं रमा या पति, यानी रमा का पति, तो डायरेक्ट लिख लो रमापति। सीता का पति, तो डायरेक्ट दिया सीतापति। 10 है मुख जिसके ऐसा वह, तो उसको डायरेक्ट बोलो ना दशानन। तो ये क्या हुआ, संक्षिप्त हुआ कि नहीं बच्चों, बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संक्षिप्त हो रहा है। तो बस यही तो हम आपको बता रहे हैं, संक्षिप्त हो रहा है। लंबा है उदर जिसका ऐसा वह, तो इतना बड़ा वाक्य है, अब इसको हमें संक्षिप्त में करना है, तो लंबोदरः, लंबोदरः, तो मतलब हो गया कि लंबोदरः जो शब्द है यहाँ पर आपका समास हो गया। तो समास का मतलब हो गया उसको संक्षिप्त करना, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे भाई समास किसे कहते हैं। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरणम समासः। तो आपसे यदि संस्कृत में परिभाषा पूछी जाए समासस्य का परिभाषा, तो आप लिख सकते हैं संक्षिप्तीकरणम समासः, यानी संक्षिप्तीकरण करना समास है, ठीक है। और आपसे पूछे समास शब्द का अर्थ क्या है,
तब भी आपको संक्षिप्तीकरणमिति समास शब्द का अर्थ आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में और घय प्रत्यय ऐसे आपको बता देना है। अब हम बात करते हैं समास की परिभाषा की। यदि आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे? बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही आसान सी परिभाषा है, सम सनम समासः। तो आपको लिख देना है सम सनम समासः। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही आपकी मतलब अपडेट परिभाषा इसको हम कह सकते हैं, जो आज तक इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है किसी तरह की, बिल्कुल एकदम परफेक्ट परिभाषा जिसको हम कह सकते हैं। तो सम सनम समासे का मतलब होता है बच्चों अनेक पदानाम एक पदी भवनम, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का, चाहे कितने भी पद हैं। हमने कहा राम राम, तो हम उसको एक ही पद में कह सकते हैं राम रामऊ, यानी राम राम को हम कह सकते हैं रामऊ। हमने कहा राम च, तो हम उसको डायरेक्ट कहेंगे रामहू। हमने कहा राम च, यानी 3 बार राम बोला तो उसको हम कहेंगे रामाह, यानी बहुवचन हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये है संक्षिप्त में कर देना उसको। ठीक है, तो यही तो कह रहे हैं कि अनेक पदों को मिलाकर के एक पद हो जाना, यही समास है। ठीक है, जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तो वही क्या है? आपका समास है। जैसे कि पुस्तक में लिख रहा है यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा स समासः इति कथ्यते। ठीक है, जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तब वह समास ऐसा कहलाता है। जैसे सीतायाः पति ही, यहाँ पर है सीताया पति ही, तो उसको हम कहेंगे सीता का पति, तो उसको कहेंगे सीतापति ही, सीतापति ही। अब यहाँ पर क्या है? एक तो सीतायाः और दूसरा शब्द है पति, ये दोनों पद मिलकर के एक पद हो गए। कौन सा हो गया? सीतापति। अतः अयमेव समासः अस्ति, यही समास है। सीतापति, रमापति, उमापति, ये सब आपका समास है। ऐसे इसमें समास होता है। ठीक है, विद्या के लिए घर तो विद्यालय हो गया। ऐसे मान लो कुछ भी आप बनाओगे तो कुल मिला के आपकी समझ में आया कि समास की परिभाषा क्या है, समास का अर्थ क्या है और समास की व्युत्पत्ति क्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब समास करते हैं तो चाहे वो कोई भी शब्द हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो विभक्तियां होती हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण बताया था, एक सीतायाः पति ही, ऐसा हमने एक उदाहरण आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको पता है कि सीतायाः में षष्ठी विभक्ति है और पति में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, अब इस विग्रह में जब हम इस विग्रह के आधार पर हम समास करेंगे तो जैसे ही समास करते हैं तो यहाँ पर जो विभक्ति हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो लोप होते ही आपका जो बनता है वो बनता है सीतापति। ठीक है, अब जो नया शब्द बना है सीतापति, अब कोई भी शब्द जब बन जाता है तो उसकी हमें पद संज्ञा करनी होती है। क्या करनी होती है? पद संज्ञा। अब पद संज्ञा करने के लिए आपको पता है सुप तिङंतम पदम एक सूत्र है, उससे या तो सुप प्रत्यय लगते हैं या तिंग प्रत्यय लगते हैं। तिंग प्रत्यय केवल धातुओं से लगते हैं और बाकी जो सुप प्रत्यय हैं वो आपके लगते हैं शब्दों से। तो ये आपका शब्द है तो आपको सु प्रत्यय लगाना है, यानी कि सुप लगाना है। सुप में से आपका स बचता है और विसर्ग में बदल जाता है, तब आपका सीतापति ही ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि कोई भी जो आपका शब्द वाक्य है समास वाला, तो वहाँ पर जो विभक्तियाँ होती हैं उनका लोप हो जाता है, उसके बाद में वो समस्त पद बनता है। ठीक है, पुनः उसकी पद संज्ञा करनी पड़ती है समस्त पद होने के बाद में। तो ऐसे करके आपने समझा कि भाई समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है और समास के अंदर विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों समासस्य भेदाः, यानी समास के कितने भेद हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप समास के उच्च स्तर के हिसाब से देखें तो आपके 5 भेद आते हैं। ठीक है, और सामान्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में केवल 4 भेदों की बात की गई है, यानी कि 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, देखो पुस्तक में लिखा है आपके, यहाँ देखिए पुस्तक में भी लिख रहा है, उसको आप देख लीजिए, एक बार नज़र डाल करके देखो जो हम बता रहे हैं वो है कि नहीं। देखो लिखा है कि संस्कृत भाषायां समासस्य मुख्य रूपेण 4 भेदाः सन्ति। कहते हैं कि संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। ये 4 भेद बताते हैं समास के। ठीक है, अब 4 भेदों में
एक भेद तो बताया है इन्होंने अव्ययीभाव समास का। कौन सा बताया है? अव्ययीभाव का। एक भेद तो ये रहा। इसके अलावा अगला भेद बताया है तत्पुरुष का, इसके अलावा कर्मधारय का, ठीक है, और इसके बाद में आपके कर्मधारय के बाद में द्वंद्व समास का। ऐसे करके 4 भेद इन्होंने बताए, और इन्होंने बताया कि भाई कर्मधारय का भेद द्विगु है, ठीक है, कर्मधारय का भेद क्या है? द्विगु है। तो ऐसे करके आपका एक और हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके आपको ये ध्यान में रखना है। तो समास के भेद जो हैं तो उसको आपको रखना है। मुख्य रूपेण चत्वारा भेदा सन्ति, 4 भेद हैं। यानी समास में प्रायः द्वे पदे भवता, यानी 2 पद होते हैं समास के अंदर। मुख्य आपको पता है कि एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ये तो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसमें एक तो पूर्व पद होता है जो पहले दिया होता है, एक उत्तर पद होता है जो बाद में लिखा होता है, ठीक है। पदस्य अर्थः पदार्थः भवति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि भाई समास के 4 भेद माने जाते हैं आपके। तो 4 भेद में अव्ययीभाव समास हो जाएगा एक, तो उसके बाद में अव्ययीभाव समास के बाद में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, उसके बाद में कर्मधारय समास हो जाएगा, और उसके बाद में द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। द्विगु समास आपका कर्मधारय का भेद है, ठीक, और तत्पुरुष का भेद आपका कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु है। समझ गए ना ऐसे। और एक होता है आपका द्वंद्व समास। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लो। जैसे कि अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास का सीधा सा मतलब हो गया कि यथा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना भवति, यानी जहाँ पर प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। एक तो ये आपको ऐसे ही समझना है मोटा मोटी। ऐसे आपको समझना है उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद मुख्य होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष, ठीक है। बाद वाला जो पद है वो मोस्ट होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष, ठीक है। इसके बाद में है तत्पुरुष का भेद कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय जहाँ भी दिए हुए हैं समझ जाओ कर्मधारय समास है। इसके बाद में कर्मधारय का भेद द्विगु है। तो द्विगु का मतलब सिंपल सा हो गया संख्या पूर्व द्विगु, जहाँ पर संख्या पहले दे रखी है वो आपका द्विगु है। क्या है? द्विगु है। समझ के बात को, संख्या हो पहले आनी चाहिए, बस द्विगु हो जाएगा। पंचवटी, अष्टाध्यायी है, सप्ताह है, ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण हैं। ऐसे आपका अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्री, अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान होता है वो बहुब्री है, जैसे लंबोदराह, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं जहाँ पर आपको क्या दिखाना है? अन्य पद प्रधान दिखाना होगा, जैसे दशाननः, ठीक है, और चक्रपाणी, धनुषपाणी, हो रहे कि नहीं हो रहे, नीलकंठ, ऐसे बहुत सारे। आप ये कह सकते हो भाई जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके जितने भी पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे बहुब्री के उदाहरण हैं। इसके बाद में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है च के अर्थ में द्वंद्व होता है, चार्थ द्वंद्व, यानी माता और पिता, माता च पिता च, ऐसा अर्थ जहाँ निकलता है च का वो आपका द्वंद्व समास होता है। अब इसमें आपके पाठ्यक्रम में केवल अव्ययीभाव समास है। तो चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक पे चलते हैं, मुख्य टॉपिक पे। अव्ययीभाव समास की हम बात करते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अव्ययीभाव समास जैसे कि आपको किताब में दिख रहा होगा, अव्ययीभाव समास जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा दोस्तों कि अव्ययीभाव समासः। तो सबसे पहले आपको इसमें एक शब्द समझना है, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्नवेति तदव्ययम्, यानी जो सभी विभक्तियों में समान होता हो, वचनों में समान होता हो, लिंग और उसके कोई रूप नहीं चलते हों, जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। समझ गए? जैसे यथा, तथा, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, इनके कभी रूप चलते हुए देखें क्या आपने? जैसे च है, च का रूप चलता हुआ देखा है, तत्र का रूप चलते हुए देखा है क्या? अत्र का रूप चलते हुए देखा है क्या? कुत्र का रूप चलते हुए देखा है? राम की तरह चलें क्या रूप इनके? या पट धातु की तरह रूप चलते देखें क्या आपने? नहीं नहीं नहीं। तो ये आपके अव्यय हैं। अव्यय का कभी रूप नहीं चलता, ये आपको पहचान ध्यान रखनी है। समझ गए बात को? तो अव्ययीभाव समास में ये पहली चीज़ याद रखनी है कि इस समास के अंदर पहला जो पद होगा वो अव्यय होगा। ऐसा कोई भी पद होगा जिसका शब्द रूप नहीं चलता है, ठीक है, ऐसा आपको पहले स्टार्टिंग में मिलेगा। इससे आपको पहचान करनी होगी कि ये अव्ययीभाव समास है। समझिए बात को?
ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा और क्या है इसमें विशेष, तो वो आपको इसमें पुस्तक में देखते हैं। तो कहते हैं कि यथा, पुस्तक में लिखा है कि यदा विभक्ति समीप इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययपदम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते यदा असौ अव्ययभाव समासो भवति अथवा इदमत्र अवगंतव्यम। ये कह रहे हैं कि जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंत के साथ में नित्य समास होता है तब वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, यदि ये बात आपके समझ में नहीं आई तो यहाँ पर आपको नीचे लिखे गए कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ लेने हैं, अव्यय भाव समास समझ में आ जाएगा। यानी अब आपको समझना है एक एक बिंदु को। 4 बिंदु हैं अव्यय भाव समास के बारे में कि अव्यय भाव समास क्या होता है, उसको बताने के लिए यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हैं। पहला है अस्य समासस्य प्रथम शब्दा अव्ययम भवति। इस समास के अंदर बहुत बड़ी पहचान है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पहचान है आपकी कि इसमें पहला पद जो है वो अव्यय होता है। और अव्यय क्या होता है अभी अभी हमने आपको बताया, जिसके कभी भी रूप नहीं चलते। ठीक है, इसके बाद में दूसरी आपकी शर्त है अव्यय शब्दार्थस्य अर्थात पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति। मतलब इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद में आपका अव्यय होता है, इसलिए अव्यय पदार्थस्य ऐसा लिख दिया। तो पहले पद की प्रधानता होगी तो कौन सा रहेगा समास, अव्यय भाव समास। पहला पद जिसमें अव्यय होता है वो कौन समास है, अव्यय भाव समास। आगे लिख रहे हैं समासस्य पदद्वयम मिलित्वा अव्ययम भवति। यानी समास के अंदर दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। समझ गए बात को, दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं, ये आपको समझ लेना है। कोई भी है, बहुत सारे, जैसे दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, अभी आपका अव्यय हो गया। मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम, ठीक है, ऐसे बनते हैं। इसके बाद में एक बात और है, अव्ययभाव समासः नपुंसक लिंग एक वचने भवति। यानी ये इसका फिक्स है कि भाई नपुंसक लिंग एक वचन में ही इसका रूप चलेगा, उसी में इसका रूप बनता है, बस ये फिक्स है आपका। तो ऐसे करके अव्ययभाव समास में आपको ये ध्यान में रख लेने हैं। इसके अंदर पहला पद अव्यय आएगा, तो इसमें अव्यय कई अव्यय हैं, लेकिन आपके सामने जो पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं आपके केवल 6 उदाहरण हैं, ये आपको 6 के 6 याद कर लेने हैं। और निश्चित रूप से ये गारंटी है कि आपका जो भी प्रश्न आएगा, उदाहरण आएंगे, वो आपके इन्हीं में से आएंगे। तो बस ये 6 के 6 उदाहरण हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। कोई सा भी आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम ये इसके नंबर तो पक्के करके रखें, ठीक है ना। और आपको हम समझा भी रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अव्यय दे रखे हैं, ये इन अव्ययों का जो अर्थ है वो क्या अर्थ रहता है, किस अर्थ में ये अव्यय आपके होते हैं इस समास में, वो आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें लिखा है कौन सा अव्यय है इसमें बच्चों, अधि। यानी सबसे पहले इसमें अधि अव्यय आ रहा है। क्या आ रहा है, अधि आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, तो ऐसे आपको सभी का मतलब समझना होगा। ठीक है, उसके बाद में इसका विग्रह कैसे होता है वो आपको समझना है, बस उसके बाद में समस्त पद कैसे बनेगा। तो देखो, सबसे पहले अधि है। अधि अव्यय है जो कि आपका किस अर्थ में प्रयुक्त होता है वो यहाँ पर लिखा है। तो ये होता है सप्तमी विभक्ति अर्थे। यानी जो अधि आपका अव्यय है, इसका जो प्रयोग है वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, ये अधि अव्यय का अर्थ हुआ। ठीक है, अब इसका विग्रह कैसे होगा, तो विग्रह हो जाएगा इसका हरऊ इति। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि हरि शब्द का सप्तमी का रूप आपको याद हो, तो हरि शब्द का सप्तमी का जो रूप है वो हरऊ बनता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यदि राम होता तो आपका रामे बनता। ऐसे आपका यहाँ पर हरि शब्द है तो हरऊ बना, गुरु है तो गुरु बनता। ठीक है, ऐसे करके आपको बन गया हरऊ इति, यानी हरि के विषय में, ठीक है, या हरि में, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। अब आगे आप जब समस्त पद बनाओगे तो एक तो हो गया आपका हरऊ इति, तो वहाँ तो हो गया हरि शब्द। ठीक है, उसका जो मूल शब्द है वो तो हरि शब्द है, और इधर आपका जो स्टार्टिंग में पद है वो है अव्यय पद अधि, तो उसमें कुछ करना नहीं है, तो आपको अधि लिख देना है और बन जाएगा अधि हरि। ठीक है, अधि हरि, ऐसे आपका ये बन जाता है। अब अधि हरि आपका उदाहरण हो गया अव्यय भाव समास का। मोस्ट उदाहरण है सारे के सारे, 6 तो उदाहरण हैं। तो अधि हरि का मतलब हो गया हरि के विषय में या हरि में। ठीक है, ये आपका हो गया
पहला पद इसमें कौन सा हो गया, अधि हो गया, जो कि अव्यय है। ऐसे आपको और उदाहरण भी समझ लेने हैं और इसके अलावा आप और भी उदाहरण बना सकते हो अधि का प्रयोग करके। जैसे मान लो हरि की जगह राम होता तो यहाँ पर आपका जो रूप बनता वो थोड़ा सा बदलता। कैसे बदलता, तो यहाँ पर आपको हरऊ की जगह रामे लिखना पड़ता, रामे इति, तो बनता अधिराम। क्या बनता, अधिराम बनता कि नहीं बनता। ऐसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इसी में उप, उप अव्यय है उप। अब उप का मतलब क्या होता है बच्चों, उप का मतलब होता है समीप अर्थ, यानी इसका अर्थ है समीप में। क्या अर्थ है, समीप में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उप अव्यय का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है समीप, यानी नज़दीक में, पास में। ठीक, अब इसका हम उदाहरण बना रहे हैं उप कृष्णम। अब देखो इसका विग्रह कैसे किया है, कृष्ण से समीपम, समीप यानी पास में, नज़दीक में। तो कृष्ण से समीपम का मतलब हुआ कृष्ण के समीप में या पास में या नज़दीक में। ठीक, उसको कहेंगे उपकृष्णम। आपको पता है अव्यय भाव समास के अंदर जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो अव्यय आएगा। अब इसमें अव्यय देख लो कौन सा है, तो कृष्ण से समीपम में जो समीप है इसके लिए कौन सा अव्यय का प्रयोग हो रहा है, उप का। उप का हो रहा है तो उप पहले लिख दो और बाद में कृष्ण है तो कृष्ण जोड़ दो। अब यहाँ पर कृष्णम हुआ है क्योंकि इसमें अव्यय भाव समास के अंदर कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में ए आ रहा हो तो आप उसमें अम जोड़ देना लास्ट में। ये सिंपल सा एक नियम है, अम जोड़ देना अम, और बाकी में नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये आपको समझना है, एक संक्षिप्त में एक शॉर्ट तरीका है। अब ये आपका बन गया कृष्ण से समीपम उपकृष्णम। अब यदि कृष्ण की जगह और कोई नाम होता, जैसे राम होता, तो रामस से समीपम हो जाता तो बनता उपरामम। ठीक है, उप रमेश है तो उप रमेशम, उप गणेशम, उप सुरेशम, ऐसे आपके रूप बन सकते हैं। कितने भी उदाहरण बना लो आप, कितने भी बना लो आप। ठीक है, ये सारे आप जोड़ के बना सकते हैं। अब चलो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लिख रहा है अनु। ठीक है, अनु का जो अर्थ यहाँ लिखा है वो योग्यता अर्थ है, यानी योग्यता का अर्थ लिया गया है, योग्यता। अनु का मतलब योग्यता के अर्थ में इसका अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको अर्थ, किस अर्थ में इसका लिया गया है। तो यहाँ पर है अनु, तो अनु का अर्थ यहाँ लिया गया है बच्चों योग्यता के अर्थ में। अब इसका उदाहरण बनाया है रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम यानी रूप के योग्य। जो रूप के योग्य है उसको कहते हैं अनुरूपम, यानी रूप के योग्य है, बिल्कुल जैसा रूप है वैसी की वैसी है। ठीक है, अनुरूपम, ऐसे करके आपको याद रखना है अनु। तो अनु का अर्थ यहाँ पर जो अर्थ लिया है वो किस में लिया है, योग्यता के अर्थ में। तो रूपस्य योग्यम यानी रूप की योग्यता। यहाँ पर रूप की जगह ज्ञान होता तो ज्ञानस्य योग्यम होता, और आपका जो समास से युक्त पद बनता वो बनता अनुज्ञानम। ठीक है, ऐसे आप और भी कई नए उदाहरण बना सकते हो। अब है आगे प्रति, प्रति, तो प्रति का जो अर्थ है वो विप्सा के अर्थ में लिया है। किस अर्थ में लिया है, विप्सा। विप्सा का अर्थ होता है बच्चों किसी भी शब्द को दो बार आवृत्ति करना, यानी दो बार उसको आवृत्त करना उसको। ठीक है, रिपीट करना, जैसे कि दिनम दिनम, पलम पलम। ठीक है, धनम धनम, यानी दो बार आवृत्ति होगी उसकी। तो ऐसे इस अर्थ में आपका प्रति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो प्रति पहले आएगा इस उदाहरण में। तो जैसे हमने वाक्य का विग्रह किया है दिनम दिनम प्रति, समझ गए बात को, तो प्रति पहले आ जाएगा और दिनम दिनम में से एक दिन बचेगा तो प्रति दिनम ऐसा बन जाएगा। तो दिनम दिनम प्रति बनेगा प्रति दिनम, पलम पलम प्रति, प्रति पलम। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ऐसे ही आपका एक आगे है निर। निर का मतलब यहाँ पर अभाव अर्थ लिया है, अभाव। जैसे मान लो कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल लोगों का अभाव है, तो उसको कहते हैं निर्जनम। ठीक है, जिसके पास धन का अभाव है उसको कहते हैं निर्धनम। समझ गए बात को, निर्धनम कहेंगे। और ऐसा स्थान जहाँ एक भी मक्षी नहीं है उसको कहेंगे निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव है, निर्मक्षिकम। तो निर का मतलब अभाव लिया है। ठीक है, अब विग्रह बनाएंगे तो आप हिंदी में बनाएंगे कि मक्खियों का अभाव, धन का अभाव, जल का अभाव, ऐसा आप हिंदी में बना लो, उसकी संस्कृत बना लो षष्ठी विभक्ति लगा के, तो बन जाएगी मक्षी का नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। एक ऐसा स्थान है जहाँ एक भी मक्खी नहीं है तो उस स्थान को कहेंगे हम निर्मक्षिकम। ठीक है, तो इसमें बनता है निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव। अब जो अभाव शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लिए कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो वो है निर।
तो निर आप लिख दोगे और मक्षिका आप लिख दोगे, तो यहाँ पर मक्षिका में आ रहा है। अब इसमें ऐसे शब्दों के बारे में भी एक पहचान बता देते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में आ रहा है, तो आ जो आ रहा है उस आ को पहले अम कर देना है आपको लास्ट में फिर, तो निर्मक्षिकम ऐसा आपका बन जाता है। ठीक है, ऐसे आपका लास्ट उदाहरण एक और है बच्चों, वो है यथाशक्ति, यानी कि यथा इसमें है। ठीक है, अब यथा जो शब्द है इसको किस अर्थ में ले रहे हैं? अनतिक्रमार्थी, यानी अनतिक्रम के अर्थ में ले रहे हैं। अनतिक्रम का मतलब होता है आपका अनतिक्रम, यानी न अतिक्रमण, अनतिक्रम, न अतिक्रम, अनतिक्रम, यानी यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, तो ऐसा अनतिक्रम अर्थ होता है इसका। ठीक है, जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति के अनुसार, ऐसा इसका मतलब है, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर अनतिक्रम्य के लिए यथा का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यथा का जो अर्थ लिया वो अनतिक्रम अर्थ लिया है, तो आपको यथा पहले लिख देना है और फिर आपको लिख देना है शक्ति, तो यथाशक्ति हो जाएगा। ठीक है, यथाशक्ति बन गया। ऐसे ही आपका और भी कई उदाहरण बना सकते हो अलग से, जैसे यथामति बना सकते हो। ठीक है, तो मतिम अनतिक्रम में हो जाएगा तो यथामति बन जाएगा। शक्तिम अनतिक्रम में है तो यथाशक्ति बन गया। ऐसे आप उदाहरण बना सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये कि यही उदाहरण याद रखने हैं बच्चों। इन्हीं उदाहरणों में से आपके एग्जाम में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ अव्ययीभाव समास बचा हुआ है, तो अव्ययीभाव समास आपको हमने बता दिया है अच्छे से। समास के बारे में भी पूछा जा सकता था, इसलिए हमने समास के बारे में बता दिया। समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद क्या हैं, और समास में विग्रह करते हैं तो उस समय क्या ध्यान रखना होता है, समास में अव्ययीभाव समास क्या होता है, और संक्षिप्त में समास के भेदों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया। तो आशा करते हैं ये आपको आज जो भी टॉपिक हमने बताया अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट के रूप में सुझाव अवश्य लिखें अपने। अच्छा लगा है या जैसा भी आपको लगा है आपके सुझाव जरूर लिखें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर सारी जानकारी हम देते रहते हैं। एजुकेशन जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है यहाँ पर। एक ही जगह, एक ही मंच है ऐसा जहाँ पर सब कुछ आपको मिलता रहता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना। धन्यवाद।